गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे टू डायमेंशन मोशन की। उसमें हमने पहला एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल कर लिया था उसका, वो था हमारा प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ठीक है। ये प्रक्षेप गति में हमने वेग निकाला, त्वरण निकाला, उसके बाद में चार इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए थे हमने। अब आज के लेक्चर में हम लोग द्विविमीय गति का एक सेकंड एग्जांपल और है, वो है आपका वर्ताकार पथ पर गति। कोई भी पार्टिकल अगर वर्ताकार पथ पे गति करता है तो सर वो जो उसका मोशन है वो भी सर क्या होता है, टू डायमेंशन होता है, द्विविमीय गति होता है। तो अब हम आज हम बात करना चाह रहे हैं कि वर्ताकार पथ पे जब गति होती है तो उसमें अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय त्वरण, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है वर्ताकार पथ पे गति। वर्ताकार पथ पर समान वेग से गति का उदाहरण करेंगे हम। वर्ताकार पथ पर समान वेग से गति की बात हम कर रहे हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ये है जो सर्कुलेट मोशन कर रहे हैं, वर्ताकार पथ पे गति कर रहे हैं। तो सर यहाँ सेंटर है, और अगर हम यहाँ बात करें, इस लेट अस सपोज सर किसी समय पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। तो सर यहाँ पर इस वस्तु पर दो तरह के फोर्सेस लगेंगे। पहले हम यहाँ पे दो फोर्स की बात करेंगे, एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ये पार्टिकल है, तो जब ये माना हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका मास कितना है m, और सर लेट अस सपोज सर ये जो पार्टिकल है सर वो v वेग के साथ इस r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गतिशील है। कोई भी पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान कितना है m है, और माना वो r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर v वेग से गतिशील है। तो यहाँ इस पार्टिकल पे दो तरह के फोर्स अप्लाई होंगे, दो तरह के बल लगते हैं। नंबर वन अगर हम बात करें तो सर एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। एक क्या होता है, दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। दो फोर्सेज होंगे, एक तो अभिकेंद्रीय बल और दूसरा होगा अपकेंद्रीय बल। तो सर अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? तो सर अभिकेंद्रीय बल की अगर हम बात करें तो अभिकेंद्रीय बल तो क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही अंडरस्टूड है, केंद्र की ओर, ये है केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र के अंदर की ओर, ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो इस सेंटर के अंदर की ओर जो लगने वाला बल होता है सर उसे हम बोलते हैं एफ ऑफ सी। इसे हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ सी, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। एक बल जो किधर लगेगा, सेंटर की ओर, केंद्र की ओर। तो हम बोलेंगे किसी वस्तु या कण की वर्ताकार पथ की गति के दौरान वस्तु या कण पर केंद्र की ओर कार्यशील बल, केंद्र की ओर या केंद्र की दिशा में कार्यशील बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, ओके ना। सर दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल, तो सर अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर जब ये m मास का पार्टिकल v वेग के साथ इस r त्रिज्या के पथ पर गति करता है, तो इसकी गति के कारण या इसकी वेलोसिटी के कारण बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्यशील होता है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। मतलब केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। और सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, सर इसकी वैल्यू होती है mv² अगर कोई m मास का पार्टिकल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर v वेग से गतिशील हो, तो सर इस पार्टिकल या इस वस्तु पर एक बल बाहर की ओर कार्यशील होता है, तो ये जो बल है सर वो कहलाता है अपकेंद्रीय बल,
किसी वस्तु या कण की वर्ताकार पथ पर गति के दौरान केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है सर, mv²/r होता है। क्या होता है सर, अपकेंद्रीय बल क्या होगा सर, अपकेंद्रीय बल होता है mv²/r, जहां हम पूरा राइट डाउन कर सकते हैं कि सर m कौन है आपका, तो m है वस्तु का द्रव्यमान। m कौन है सर, वस्तु का द्रव्यमान है। सर v कौन है सर, v है वस्तु का वेग, वस्तु का वेग है सर, वस्तु का वेग। और सर ये r क्या है, तो r है वर्ताकार पथ की त्रिज्या। r क्या है सर, r है वर्ताकार पथ की त्रिज्या। जिस वर्ताकार पथ पर पार्टिकल गतिशील है, जिस वर्ताकार पथ पर ये पार्टिकल गतिशील है सर, वो कहलाता है, ठीक है। r क्या है, उसकी त्रिज्या है, r क्या है, उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या होती है। अब देखिए हम बताना चाह रहे सर, अपकेंद्रीय बल तो किसके कारण डेवलप हुआ सर, वस्तु के द्रव्यमान के कारण, उसके वेग के कारण और उसकी त्रिज्या के कारण। बाहर की ओर एक बल कार्यशील हो गया, बाहर की ओर बल एक कार्यशील हो गया। ये आपका वर्ताकार पथ है। इस तरह से हमने कहा सर, ये जैसे मोशन शुरू होता है तो सर इसके मास के कारण बाहर की ओर एक बल कार्यशील हुआ mv²/r, mv²/r। अब इस बल को संतुलित करने के लिए, जो बाहर की ओर कार्यशील बल है सर, उसको संतुलित करने के लिए सर अंदर की ओर एक बल कार्यशील होगा, अंदर की ओर एक बल कार्यशील होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल सर, अभिकेंद्रीय बल के रूप में कौन सा बल हो सकता है, अभिकेंद्रीय बल के रूप में कौन सा बल होगा, तो सर अभिकेंद्रीय बल के रूप में बहुत सारे फोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारे फोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बताएं तो सर एक तो हो सकता है कुलामीय बल या स्थिर विद्युत बल, या ऐसे बोल दो नाभिक की आकर्षण बल। जैसे हम जानते हैं कि सर ये हमारा नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग, सर वर्ताकार पथ पे गतिशील होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें सारा पॉजिटिव है, और सर ये इलेक्ट्रॉन है, तो सर इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के सराउंडिंग क्या करता है सर, वर्ताकार पथ पे गतिशील होता है। तो सर यहाँ न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स लगाता है जिसे हम नाभिक की आकर्षण बल बोलते हैं। सर वो कितना होता है सर, वो होता है kZe²/r²। ये है सर इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगाया गया नाभिक की आकर्षण बल, जो जिसकी दिशा कितनी होती है सर, न्यूक्लियस की ओर होती है, सेंटर की ओर होती है। तो इस नाभिक के आकर्षण बल को अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर, v वेग के साथ वेलोसिटी कर रहा है सर, क्या m मास का इलेक्ट्रॉन है, v वेग के साथ मूव कर रहा है r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर। तो सर अंदर की ओर फोर्स लग रहा है सर, क्या kZe²/r², नाभिक के आकर्षण बल। तो इस बल को संतुलित करने के लिए देखो, अगर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं वर्ताकार पथ पे घूमूं, मैं वर्ताकार पथ पे गतिशील हूं या गति करूं, तो क्या होना चाहिए सर, जितना फोर्स अंदर की ओर अप्लाई है, जितना फोर्स अंदर की ओर अप्लाइड है सर, उतना ही फोर्स बाहर की ओर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे इस इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स लग रहा है सर, kZe²/r, अभिकेंद्रीय बल के रूप में कौन है, नाभिक के आकर्षण बल है। तो अगर केवल यही फोर्स अप्लाइड हो तो सर इलेक्ट्रॉन सेंटर की ओर मोशन करेगा, सेंटर की ओर मोशन करेगा, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ नहीं, वो तो एक वर्ताकार पथ पे मूव कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है कि जितना फोर्स सेंटर की ओर अप्लाइड हो रहा है, नाभिक के आकर्षण बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी गति के कारण, इलेक्ट्रॉन अपने मास के कारण, अपनी गति के कारण उतना ही फोर्स बाहर की ओर डेवलप करता है, उतना ही फोर्स बाहर की ओर डेवलप करता है सर, कितना mv²/r, mv²/r। तो ये हो गया सर अपकेंद्रीय बल। क्या हो गया सर, ये अपकेंद्रीय बल हो गया, बाहर की ओर कार्यशील बल, बाहर की ओर कार्यशील बल हो गया। तो ये है आपका अपकेंद्रीय बल और ये है आपका अभिकेंद्रीय बल। अगर ये बल डेवलप नहीं हो, ये बल एक्चुअली में गति के कारण डेवलप होता है, ठीक है, अपने गति के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर, एक्चुअली में बाहर की ओर कोई बल होता नहीं है, mv²/r वास्तव में कोई बल नहीं होता, बस ये इलेक्ट्रॉन अपनी गति के कारण बाहर की ओर एक बल अनुभव करता है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी गति के कारण बाहर की ओर एक बल अनुभव करता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल बोल रहे हैं। और इस बल को संतुलित करने के लिए अंदर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है सर, नाभिक के आकर्षण बल, नाभिक के आकर्षण बल। ऐसे ही जैसे हम बात करें किसकी सर, सूर्य की बात करो, ये आपका सन है और सर ये हमारी पृथ्वी अर्थ है। तो क्या होता है सर, अर्थ इस सूर्य के सराउंडिंग,
अर्थ इस सूर्य के सराउंडिंग वर्ताकार पथ पे गतिशील अवस्था में होती है। तो सर यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, तो सूर्य इस अर्थ को कौन सा लगता है सर, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है सर, कितना G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो सर ये फोर्स है अभिकेंद्रीय बल के रूप में, सेंटर फोर्स Fc है। कौन है ये, Fc है। तो ये सर अभिकेंद्रीय बल है। अब अर्थ अपने मास के कारण, अर्थ अपने मास के कारण और वेलोसिटी के कारण बाहर की ओर एक बल अनुभव करेगी, बाहर की ओर एक बल अनुभव करेगी सर, कितना सर, वो करेगी mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। तो देखो ये जो अर्थ है सर अपने गति के कारण या अपने मास के कारण बाहर की ओर एक बल अनुभव करती है, mv स्क्वायर अपॉन r सर, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो इस बल को संतुलित करने के लिए, इस बल को संतुलित करने के लिए अंदर की ओर एक क्या अप्लाइड है, फोर्स अप्लाइड है, अभिकेंद्रीय बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा यहाँ पे। तो ये बल इसको क्या करता है, संतुलित करता है। ये बल क्या करता है, इसको संतुलित करता है। ये दोनों बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और बराबर होने के कारण ये इस सर्कुलेट मोशन पे, इस वर्ताकार पथ पे लगातार गतिशील होता रहता है। मतलब कोई भी पार्टिकल वर्ताकार पथ पे गतिशील कब होगा, वर्ताकार पथ पे गतिशील कब होगा, गति कब करेगा, जब अंदर की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगने वाले अपकेंद्रीय बल से संतुलित हो। अंदर की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगने वाले अपकेंद्रीय बल से संतुलित होगा। ये दोनों बल बराबर हैं तो ही ये वर्ताकार पथ पर गति होगी। अगर अंदर का बल ज्यादा हो गया तो पार्टिकल अंदर गिर जाएगा, ठीक है, और बाहर का बल ज्यादा हो गया तो पार्टिकल बाहर टूट कर बाहर चला जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। तो वर्ताकार पथ गति संभव नहीं होगी। वर्ताकार पथ गति संभव कब होगी, जब दोनों बल आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये दो तरह के फोर्सेस बताए कि जब कोई पार्टिकल या कण वर्ताकार पथ पे गति करता है तो उस पर दो तरह के बल कार्यशील होते हैं। एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कौन है, वर्ताकार पथ पर गति के दौरान वस्तु या कण पर केंद्र की ओर कार्यशील बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। तो हम बोलेंगे कि वर्ताकार पथ की गति के दौरान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के कारण बाहर वस्तु या कण बाहर की ओर एक बल अनुभव करता है। ये बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। इसका सूत्र कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है, जहां m कौन है, वस्तु का द्रव्यमान है, v कौन है, वस्तु का वेग है, और r क्या है, वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। और लास्ट में हमने क्या बताया कि सर कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ पे गति कब संभव है, किसी वस्तु या कण की वर्ताकार पथ पे गति कब संभव होगी, वर्ताकार पथ पर गति तभी संभव होगी अगर हम बात करें वर्ताकार पथ की बात करें, वर्ताकार पथ पर गति कब संभव होगी सर, वर्ताकार पथ पर गति तभी संभव होगी जब अंदर की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, अंदर की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होना चाहिए सर, केंद्र से बाहर की ओर कार्यशील अपकेंद्रीय बल के, अपकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। अभिकेंद्रीय बल कौन है, एफ ऑफ सी है सर, और अपकेंद्रीय बल कौन है सर, mv स्क्वायर अपॉन r है। तो देखो ये अपकेंद्रीय बल तो वही रहेगा, mv स्क्वायर अपॉन r रहता है। अपकेंद्रीय बल तो वही है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है, जो कि वस्तु या कण की गति के कारण या उसके द्रव्यमान के कारण एक बल बाहर की ओर अनुभव करता है। वास्तव में ये कोई बल होता नहीं, ऐसे नहीं कि यहाँ 5 लोग लगकर इस दिशा में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ बाहर की ओर कोई बल होता ही नहीं, ये जस्ट ऑफ इमेजिंग। अब केंद्रीय बल जो हम कह रहे हैं ये जस्ट ऑफ काल्पनिक है, हमारी कल्पना है कि ऐसे एक बाहर की ओर बल लग रहा है। एक्चुअल में बाहर की ओर कोई फोर्स होता ही नहीं, बस ये वस्तु क्या करती है सर, अपने द्रव्यमान के कारण, अपने वेग के कारण और त्रिज्या के कारण बाहर की ओर एक बल अनुभव करती है, बाहर की तरफ एक बल अनुभव करती है। उसका मान कितना है सर, mv स्क्वायर अपॉन r। अब इस बल को संतुलित करने के लिए बाहर की ओर एक बल अनुभव किया तो सर वर्ताकार पथ पे गति करनी है। तो वर्ताकार पथ पे गति कब होगी, जब इस वस्तु या कण ने बाहर की ओर जितना बल अनुभव किया उतना ही बल अंदर की ओर कार्यशील हो। तो इस बाहर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करने के लिए अंदर की ओर एक बल कार्यशील होगा, उसे बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। और सर अभिकेंद्रीय बल के रूप में कौन कौन हो सकता है सर, बहुत सारे उदाहरण है। नंबर 1, अगर आप नाभिक में इलेक्ट्रॉन की गति की बात करेंगे तो सर यहाँ अपकेंद्रीय बल को संतुलित कौन करता है सर, नाभिकीय आकर्षण बल। अगर हम पृथ्वी की सूर्य के चारों गति की बात करें तो सर यहाँ अपकेंद्रीय बल को संतुलित कौन कर रहा है सर, वो संतुलित कर रहा है कौन, आपका अभिकेंद्रीय बल के रूप में कौन आया सर, गुरुत्वाकर्षण बल आया। कौन आया, गुरुत्वाकर्षण बल आया। तो ऐसे ही बहुत, जैसे आप किसी रस्सी से एक धागा ले और उससे सर एक पत्थर बांध ले, उसको वर्ताकार पथ पे गति कराए तो सर बाहर की ओर बल कितना लगेगा,
mv²/r। तो सर इसको बैलेंस कौन करेगा? सर इसको बैलेंस करेगा धागे का तनाव। तो अभिकेंद्रीय बल के रूप में, अभिकेंद्रीय बल के रूप में कौन कौन हो सकता है? सर तनाव बल भी हो सकता है अभिकेंद्रीय बल के रूप में, ये नाभिक आकर्षण बल भी हो सकता है और अभिकेंद्रीय बल के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल भी हो सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां हम कह सकते हैं। तो ये मैंने बात की। सर किसकी बात की? सर वर्ताकार पथ पर गति की बात कर रहे हैं। तो किसी भी पार्टिकल या किसी भी वस्तु या कण की वर्ताकार पथ पर गति कब संभव होती है? सर वर्ताकार पथ पर गति तभी संभव होगी जब वस्तु पर अंदर की ओर कार्यशील अभिकेंद्रीय बल बाहर की ओर कार्यशील अपकेंद्रीय बल के बराबर हो, अर्थात अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। और सर यहाँ दो तरह की फोर्स है, एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल तो कौन है? वर्ताकार पथ पर गति के दौरान वस्तु पर केंद्र की ओर कार्यशील बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और अपकेंद्रीय बल क्या है? किसी वस्तु या कण की वर्ताकार पथ पर गति के दौरान वस्तु अपने द्रव्यमान तथा वेग के कारण बाहर की ओर, केंद्र के बाहर की ओर एक बल का अनुभव करती है। ये बल क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है और इसका मान कितना होता है? mv²/r होता है। ठीक है। और वर्ताकार पथ पे क्या होना चाहिए सर? ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। पर ये चीज और ध्यान रखो कि जो अपकेंद्रीय बल हम की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में सर बाहर की ओर ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है सर। ये फोर्स वस्तु के द्वारा अनुभव किया जाता है। ठीक है, अपने द्रव्यमान और वेग के कारण। एक्चुअल में वास्तव में कोई फोर्स होता ही नहीं। तो ध्यान रखना, अपकेंद्रीय बल जस्ट ऑफ इमेजिंग है। हमने केवल कल्पना कर ली कि बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है, जबकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता। वस्तु अपने द्रव्यमान और वेग के कारण, अपनी गति के कारण ही बाहर की ओर एक बल अनुभव करती है। उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? अपकेंद्रीय बल दे रहे हैं। और उस बल को संतुलित करने के लिए कौन आता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। और अभिकेंद्रीय बल के रूप में बहुत सारे एग्जाम्पल है वर्ताकार पथ पर गति के दौरान। बहुत पहला एग्जाम्पल क्या है सर? नाभिक के चारों ओर कोष पर घूर्णित इलेक्ट्रॉन, सर वर्ताकार पथ गति उदाहरण है। दूसरा, सूर्य के चारों ओर गतिशील जो ग्रह है सर उनकी गति। तीसरा, सर धागे से आप पत्थर बांध लीजिए, ठीक है, और उसको घुमाइए गोल गोल, तो सर वो भी क्या है? सर वर्ताकार पथ गति उदाहरण है। और सर तीनों में ही अभिकेंद्रीय, देखो सब में अपकेंद्रीय बल वही है mv²/r, ठीक है, लेकिन कौन चेंज हो रहा है सर? अभिकेंद्रीय बल चेंज हो रहा है। यहाँ अभिकेंद्रीय बल के रूप में कौन आया सर? स्थिर विद्युत बल आ गया या नाभिक आकर्षण बल आ गया। यहाँ अभिकेंद्रीय बल के रूप में कौन है? तनाव बल है। यहाँ अभिकेंद्रीय बल के रूप में कौन है सर? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये बताया अभिकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल और वर्ताकार पथ पे गति। ठीक है, अब इसके बाद हम जानना चाहते हैं कि सर जब यहाँ पर एक सर त्वरण भी डेवलप होगा, वर्ताकार पथ पर हमने अभी बलों की बात की है, तो अब हम बात करना चाहते हैं सर वर्ताकार पथ पर त्वरण भी उत्पन्न होता है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है, उसका फॉर्मूला, ठीक है, और उसको फिर अभिकेंद्रीय बल के रूप में यूज भी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या? अभिकेंद्रीय त्वरण। किसकी बात करना चाह रहे हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करना चाहते हैं। देखिए, अब बात हम करना चाहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण की हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करना चाहते हैं तो कोई भी पार्टिकल है आपका ये, ओके सर, ये वर्ताकार पथ पे गतिशील है। ऐसे एक वस्तु या कण ले लीजिए जो कि वर्ताकार पथ पर गतिशील है, ये है आपका, ठीक है। तो यहां ये
m द्रव्यमान का पार्टिकल है जो समान वेग v से गतिशील है, समान वेग v से गतिशील है। देखो यहां वेग जरूरी नहीं समान ही हो, यहां वेग चेंज भी हो सकता है, यहां वेग का मान निरंतर चेंज भी हो सकता है। तो अगर हम देखो परिवर्तित वेग की बात करें, अगर हम परिवर्तित वेग की बात करें तो सर यहां दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, दो तरह के फोर्सेस लगेंगे। चलो आगे करके बता देंगे, फिलहाल हम अभिकेंद्रिय त्वरण की बात कर रहे हैं। तो सर अभिकेंद्रिय त्वरण क्या है कि सर जब m द्रव्यमान का पार्टिकल समान वेग v के साथ r त्रिज्या के पथ पर गतिशील होता है, r त्रिज्या के पथ पर गतिशील होता है, तो इस गति के दौरान केंद्र की ओर एक त्वरण कार्यशील होता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। केंद्र की ओर एक त्वरण कार्यशील होता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। देखो यहाँ पे ये m मास का पार्टिकल है, v समान वेग v से गतिशील है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सर अगर समान वेग से गतिशील है तो इसका त्वरण कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। त्वरण क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और देखो यहाँ समान वेग से गतिशील तो है, यहाँ वेग का परिमाण तो नियत है, लेकिन आप देखो कंटिन्यूसी क्या है सर, वेग की दिशा बदल दी। सर यहाँ पार्टिकल आएगा तो वेग की दिशा इधर है, यहाँ आएगा तो वेग की दिशा इधर है, यहाँ आएगा तो वेग की दिशा अदर। तो माना कि इस गति के दौरान सर वेग का परिमाण नियत है, वेग का परिमाण क्या है, नियत है, लेकिन देखो एवरी सेकंड क्या हो रहा है सर, उसकी दिशा बदल रही है। तो वेग में दिशा परिवर्तन के कारण यहाँ पर एक त्वरण उत्पन्न होगा और उस त्वरण का नाम ही क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। उस त्वरण का नाम ही क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। और ये भी ध्यान रखना कि उसकी दिशा ऑलवेज किधर होगी सर, सेंटर की ओर होगी। जो अभिकेंद्रीय त्वरण AC है सर उसकी दिशा ऑलवेज किधर होती है सर, सेंटर की ओर होती है। किधर होती है, केंद्र की ओर होती है। ओके, तो ये है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण जो ऑलवेज वेग की लंब दिशा में लगेगा और किधर लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा। तो अभिकेंद्रीय त्वरण कौन है सर, वर्ताकार पथ किसी वस्तु या कण की वर्ताकार पथ की गति के दौरान, वर्ताकार पथ की गति के दौरान केंद्र की ओर कार्यशील त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। और इसे हम सर A से डिनोट करते हैं। जिससे सर इसको हम AC से डिनोट करेंगे, A of C, escalation which applied in direction of the center। तो A of C जो सेंटर की ओर अप्लाई होता है। तो सर ये हमारा आर्टिकल था कि सर यहाँ एक वर्ताकार पथ पे गति हो रही है, तो इस पार्टिकल की सर ये v वेग से गतिशील है, m मास का द्रव्यमान r त्रिज्या के पथ पर। तो अभिकेंद्रीय त्वरण कौन है, किसी वस्तु या कण की वर्ताकार पथ की गति के दौरान केंद्र की ओर कार्यशील त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, उसे हम A of C से डिनोट करते हैं। सर इसका फॉर्मूला निकालिए, सूत्र निकालिए। तो इसका सूत्र कैसे निकालेंगे, तो देखो हम बात कर रहे हैं सर यहाँ एक पार्टिकल वर्ताकार पथ पे गतिशील है। तो हमने अभी भी बताया कि कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ पर गतिशील कब होती है, कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ पे गतिशील कब हो सकती है, जब सर उसको अंदर की ओर केंद्र की ओर कार्यशील अभिकेंद्रीय त्वरण किसके बराबर हो सर, बाहर की ओर लगने वाले अपकेंद्रीय बल mv²/r के बराबर हो। ठीक है, अंदर की ओर कार्यशील अभिकेंद्रीय त्वरण किसके बराबर होना चाहिए सर, बाहर की ओर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। तो आप बताओ वर्ताकार पथ पे गति कब होगी, जब अंदर की ओर कार्यशील अभिकेंद्रीय बल बाहर की ओर कार्यशील अपकेंद्रीय बल के बराबर है। तो हम कहेंगे सर वर्ताकार पथ पर गति के लिए क्या कहा सर, वर्ताकार पथ पर गति के लिए क्या होगा सर, अंदर की ओर कार्यशील अभिकेंद्रीय बल बाहर की ओर कार्यशील अपकेंद्रीय बल के बराबर हो। जहां पूरा लिख सकते हैं क्या है सर, m कौन है सर, m है वस्तु का द्रव्यमान। ओके, v कौन है सर, वस्तु का वेग। सर r क्या है सर, वर्ताकार पथ की त्रिज्या। ओके, अब सर यहां से हम किसके लिए सोल्व करना चाहते हैं, तो यहां से हम अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र निकालना चाहते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र कैसे निकालेंगे सर, हम जानते हैं F कितना होता है सर, ma होता है। F कितना होता है, ma होता है। तो सर यहाँ अभिकेंद्रीय त्वरण है तो FC कितना होगा, तो FC होगा mac।
क्या होगा, जो अभिकेंद्रीय बल है उसको लिखेंगे मास इंटू एस्केलेशन, तो m इंटू AC, एस्केलेशन के रूप में कौन है यहाँ पे, अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, तो सर FC कितना होगा, MAC होगा। तो यहाँ पुट करें तो हमारे पास कितना आएगा, MAC इक्वलेंट, किसकी वैल्यू पुट करी सर हमने, FC की वैल्यू पुट करी सर, कितनी है, MAC है, तो MAC इक्वलेंट कितना आएगा, तो ये आएगा mv²/r, mv²/r। अब आप देखो यहाँ इस m से m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो बताइए हमारे पास कितना आया, तो हमारे पास आया AC इक्वलेंट कितना आया, तो ये आया v²/r, v²/r। तो ये जो हमारे पास आया AC, सर ये AC ही कौन है, अभिकेंद्रीय त्वरण, ये AC कौन है, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र क्या होगा, सर v²/r। हम समीकरण 1 किसको दिखाता है, सर अभिकेंद्रीय त्वरण के सूत्र को व्यक्त करता है। जो समीकरण 1 है सर वो किसको दिखा रहा है, सर समीकरण 1 अभिकेंद्रीय त्वरण के सूत्र को व्यक्त करता है, अभिकेंद्रीय त्वरण के सूत्र को व्यक्त करता है। जहां हम पूरा लिखें तो क्या लिखेंगे, AC कौन है, तो ये है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण है सर, और सर V कौन है, सर V वस्तु का वेग है सर, वस्तु का वेग है सर। और सर R क्या है, सर R है वर्ताकार पथ की त्रिज्या है सर, R क्या है सर, वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो इस तरह से हमने अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र निकाल भी लिया। तो आई थिंक क्लियर होगा। अभिकेंद्रीय त्वरण कौन है, सर बता दिया अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है, सर अभिकेंद्रीय त्वरण है किसी वस्तु या कण की वर्ताकार पथ पर गति के दौरान, किसी वस्तु या कण की वर्ताकार पथ पर गति के दौरान वस्तु या कण पर केंद्र की ओर कार्यशील जो त्वरण होता है, तो उसी को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या बोलते हैं उसको, अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। इसे A ऑफ C से डिनोट करते हैं। फिर सर अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र निकाल लिया, सर क्या होना चाहिए, सर सिंस यहाँ पे वर्ताकार पथ पे गति हो रही है तो कब होगी, सर वर्ताकार पथ पे गति तभी संभव है जब अंदर की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगने वाले अपकेंद्रीय बल mv²/r के बराबर होगा। तो हमने दोनों को बराबर किया, तो m बराबर क्या होता है, ma होता है, वो यहाँ पुट करके किसके लिए सोल्व कर लिया, AC के लिए। तो ये हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र भी आ गया, कितना आ गया, सर v²/r। अब ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण का जो फॉर्मूला है, जो समीकरण 1 है, सर वो किसके पदों में आ रहा है, सर आप देखो ये वेग v और त्रिज्या r के पदों में आ रहा है, वेग v और त्रिज्या r के पदों में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसका रूप बदल सकते हैं, इसको मैकअप कर सकते हैं, इसका रूप चेंज कर सकते हैं। सर कैसे, सर देखो अभी ये है वेग और त्रिज्या के पदों में, ये है क्या है, वेग और त्रिज्या के पदों में है। हम चाहें तो इसको कोणीय वेग ओमेगा के पदों में लेकर आ सकते हैं। उसके लिए हमें रिलेशन यूज करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि सर वर्ताकार पथ पर कोई पार्टिकल गतिशील है, ठीक है, तो इसका जो ये रेखीय वेग v है और त्रिज्या कितनी r है, ठीक है। और सर यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो रेखीय वेग भी होगा, कोणीय वेग भी होगा। घूर्णन गति में क्या होता है, सर जब कोई पार्टिकल या वस्तु घूर्णन गति करती है तो उसमें रेखीय वेग भी होता है और कोणीय वेग भी होता है। तो सर जो कोणीय वेग रेखीय वेग v है, सर वो कितना होता है, ओमेगा इंटू r होता है। वैसे इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, जहां v कौन है, रेखीय वेग है, और ओमेगा कौन है, कोणीय वेग है। v कौन है, रेखीय वेग, और ओमेगा कौन है, कोणीय वेग है। कि यदि कोई वस्तु या कण घूर्णन गति कर रही है तो घूर्णन गति के दौरान उसमें रेखीय वेग भी होगा और कोणीय वेग। जैसे फैन की बात करो, पंखे की बात करो, पंखा रोटेशन मोशन करता है, घूर्णन गति करता है, तो उसके बाद रेखीय वेग भी होगा और उसके बाद घूर्णन वेग भी होगा, ठीक है, कोणीय वेग भी होगा। और इन दोनों में संबंध कितना होता है, v बराबर ओमेगा इंटू r। ये फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए रिलेशन कैसे निकल के आया। ये जब हम रोटेशन मोशन करेंगे, घूर्णन गति करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां इसको प्रूव भी करेंगे कि v इक्वल ओमेगा इंटू r कैसे आता है, ठीक है। तो v बराबर ओमेगा इंटू r यूज करें, रेखीय वेग v बराबर कितना होता है, ओमेगा इंटू r होता है। तो सर समीकरण 1 जो अभिकेंद्रित त्वरण है सर वो उसको वेग और त्रिज्या के पदों में व्यक्त करता है, ठीक है। अब हम बात करना चाह रहे हैं सर कोणीय वेग के पदों में। जो अभिकेंद्रीय त्वरण है, अभिकेंद्रीय त्वरण किसमें सर, कोणीय वेग के पदों में निकालना सर, कोणीय वेग के पदों में निकालो सर। सेकंड अर्थात हमें यहां से v गायब करना है, कोणीय वेग ओमेगा लेकर आना पड़े। तो विनो हम जानते हैं, लिख दो कि रेखीय वेग v बराबर कितना होता है, ओमेगा इंटू r होता है। जहां v कौन है, रेखीय वेग है, ओके, और ओमेगा कौन है सर, कोणीय वेग, कोणीय वेग है, ओके। तो सर v की वैल्यू आप समीकरण 1 में पुट करें तो सर हमारे पास AC कितना आएगा, सर AC हमारे पास आ जाएगा सर v क्या है सर, ओमेगा इंटू r, तो ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन कौन है r, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए सर।
अगर हम इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा देखो करीब। तो अब अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो देखिए कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है AC इक्वलेंट कितना आ गया सर, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में कौन है सर आर स्क्वायर अपॉन में कौन है आर। तो देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और AC इक्वलेंट कितना आएगा सर ओमेगा स्क्वायर आर। तो समीकरण नंबर 2, जो समीकरण नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है सर, वो भी अभिकेंद्रीय त्वरण के सूत्र को व्यक्त करता है। जो समीकरण 2 है सर वो भी अभिकेंद्रीय त्वरण के सूत्र को व्यक्त करता है। बस इतना सा है कि जो समीकरण 1 था सर वो रेखीय वेग और त्रिज्या के पदों में अभिकेंद्रीय त्वरण को व्यक्त करता है, जबकि जो समीकरण 2 है सर वो कोणीय वेग के पदों में अभिकेंद्रीय त्वरण को सूत्र व्यक्त करता है। तो ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है और ये भी आपका अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है, और ये है वेग और त्रिज्या के पदों में, और ये है सर कोणीय वेग और त्रिज्या के पदों में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़िए सर। क्या अब हम चाहें तो देखो आवर्तकाल के पदों में भी निकाल सकते हैं, या फिर आवर्ती पदों में निकालो, पहले आवर्ती पदों में निकालो। तो सर आवर्ती के पदों में निकालेंगे तो क्या होगा, देखो आवर्ती के पदों में, आवर्ती कौन n, यहाँ कोणीय वेग कौन था ओमेगा, आवर्ती सर n, ये कैसे लेकर आएंगे। तो अभी हम जानते हैं ओमेगा कितना होता है सर 2πn होता है सर, ओमेगा क्या होता है 2πn होता है। तो आप इस ओमेगा को 2πn लिख दीजिए। अब किसके पदों में आ जाएगा, n के पदों में आ जाएगा। तो आप देखो अगर इसको पुट करें तो सर AC बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा 2πn का होल स्क्वायर और इनटू में कौन है r, और सॉल्व करें तो AC बराबर कितना है, ये आया 4π² n स्क्वायर और कौन है r। आप देखो तो ये भी कौन है सर आपका, सर ये भी आपका अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है। समीकरण 3 किसका सूत्र है सर, तो समीकरण 3 भी अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र व्यक्त करता है। जो समीकरण 3 है सर वो भी अभिकेंद्रीय त्वरण के सूत्र को व्यक्त करता है, पर किसमें सर आवर्ती के पदों में। तो देखो ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है सर, ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है, और सर ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है। बस ये है रेखीय वेग के पदों में, ये है सर कोणीय वेग के पदों में, और सर ये है आवर्ती के पदों में। किसमें है सर, ये आवर्ती के पदों में है। ठीक है, अब हम चाहे तो और इसको आगे लेके चल सकते हो। यहाँ तक समझ में आया कि अभिकेंद्रीय त्वरण कौन है सर, केंद्र की ओर कार्यशील त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। सर इसका फॉर्मूला कैसे लिखता है सर, कुछ नहीं, अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर अपकेंद्रीय बल होना चाहिए। तो FC बराबर क्या होता है, m² r होता है। FC को क्या लिखा हमने, MAC लिखा और AC के लिए सॉल्व कर लिया। तो ये अभिकेंद्रीय त्वरण है। फिर अभिकेंद्रीय त्वरण को हम कोणीय वेग के रूप में लेकर आए और आवर्ती के रूप में लेकर आए। अब हम चाहें तो इसको आवर्तकाल के पदों में भी लेकर आ सकते हैं। ये जो आपका अभिकेंद्रीय त्वरण है सर, इसको आवर्तकाल के पदों में भी लेकर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण आवर्तकाल के पदों में। किसमें है, आवर्तकाल के पदों में। तो देखो नेक्स्ट क्या है आपका, अभिकेंद्रीय त्वरण आवर्तकाल के पदों में। आवर्तकाल के पदों में T, आवर्तकाल के पदों में निकालना सर, कैसे निकालेंगे। तो देखो ओमेगा बराबर 2πn होता है और n बराबर 1/t होता है। n बराबर क्या होता है, 1/t होता है। तो आप ओमेगा और 2π/t भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ ये डायरेक्ट यूज कर लें। n बराबर कितना होता है, 1/t। आवर्तकाल क्या होता है सर, भी हम जानते हैं। या फिर आवर्ती क्या होता है सर, आवर्तकाल का व्युत्क्रम। बताया था आवर्तकाल तो मैंने आपको कि किसी भी वस्तु या कण को एक चक्कर लगाने में लगा समय, पंखा है तो एक चक्कर लगाएगा। ठीक है, अगर हम पेंडुलम की बात करेंगे तो एक पेंडुलम एक दोलन करने में लगा समय आवर्तकाल, पंखे को एक वर्ताकार रूप में गति करने में लगा समय आवर्तकाल। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या है सर, एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। और फिर आवर्ती क्या होता है, प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या। एक आवर्तकाल में कितना समय लगता है वो तो होता है आवर्तकाल, और एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए जाते हैं वो है आवर्ती। तो एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, तथा प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है। या आवर्ती की सेकंड डेफिनेशन और बताई थी मैंने आपको, आवर्तकाल का व्युत्क्रम। आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाती है सर, आवर्ती कहलाती है। तो n बराबर 1/t भी होता है। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। सर अभी तक हम क्या लेकर आए सर, पहले वेग के पदों में थी v, फिर v को हमने गायब कर दिया, ओमेगा लेकर आ गए, ओमेगा के पदों में आ गए। फिर ओमेगा को हमने 2πn लिख दिया, आवर्ती आ गई। और सर आवर्ती से आवर्तकाल कैसे आएंगे, तो सिंपल है, आवर्ती बराबर n बराबर क्या होता है, 1/t होता है।
n बराबर 1/t होता है। तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर लें, तो यूज करोगे तो कितना आएगा, तो ये हमारे पास आएगा AC इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा 4π² इंटू n की वैल्यू तो क्या आएगा 1/t का होल स्क्वायर और इंटू में कौन है स्मॉल r, तो कुल मिला के AC हमारे पास आ जाएगा 4π² r और अपॉन में कौन है t²। तो ये भी कौन है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण है, ये भी कौन है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण है। पर सर ये है आवर्तकाल के पदों में, ये है कौन सा आवर्तकाल के पदों में। तो देखो ये हमने अभिकेंद्रीय त्वरण को कंप्लीट किया, ठीक है। अब अभिकेंद्रीय त्वरण पे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कई तरह से हो सकते हैं। वो हर बार बोलेगा अभिकेंद्रीय त्वरण निकालिए, क्या बोलेगा अभिकेंद्रीय त्वरण निकालिए या अभिकेंद्रीय बल निकालिए, ठीक है। तो हर बार जब वो न्यूमेरिकल करेगा तो अभिकेंद्रीय त्वरण निकालने के लिए देखो वो वेग और त्रिज्या भी दे सकता है, कभी वो कोणीय वेग और त्रिज्या की बात करेगा, कभी वो आवर्ती की बात करेगा, कभी वो आवर्तकाल की बात करेगा। क्वेश्चन तो हर बार वही होगा अभिकेंद्रीय त्वरण कैलकुलेट करो या अब की जो अभिकेंद्रीय बल है सर वो कैलकुलेट करो, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उसने किसकी वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है। क्वेश्चन अभिकेंद्रीय त्वरण पे भी आता है, अभिकेंद्रीय बल पे भी आता है। अगर हम अभिकेंद्रीय बल की लिखे, देखो अभिकेंद्रीय बल लिखो, अब आप अभिकेंद्रीय बल क्या होता है सर, अभिकेंद्रीय बल होता है F बराबर क्या होता है MAC, यही है ना। तो अभिकेंद्रीय बल ये है सर FC। अब अभिकेंद्रीय बल AC कौन है सर अभिकेंद्रीय त्वरण। अगर मैं इसको v²/r लिखूं तो सर हमारे पास जो अभिकेंद्रीय बल होगा सर वो होगा mv²/r। तो सर ये कौन है अभिकेंद्रीय बल, पर किसके पदों में है वेग और त्रिज्या के पदों में। पर ये किसने कहा कि आप अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र v²/r ही लिखो। हम अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र ये ω² भी लिख सकते हैं। तो अगर ये लिखेंगे तो सर देखो हमारे पास F(c) कितना आएगा, ये आएगा m ω²r। तो सर ये कौन है सर, ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण है, सॉरी अभिकेंद्रीय बल है। पर ये है वेग के पदों में, ये है कोणीय वेग के पदों में। हम चाहें तो सर ये जो आपका अभिकेंद्रित त्वरण AC है सर उसकी वैल्यू ये भी होती है क्या 4π² n²r। तो सर इसमें ये भी आ जाएगा क्या m इंटू कितना आएगा 4π² n² और इंटू में कौन है r। तो सर ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण है। और सर ये है आवर्ती के पदों में। और लास्ट में अगर हम ये लिखेंगे तो F(c) कितना आएगा सर, ये आएगा m इंटू में कितना आएगा सर 4π² r/t²। तो आप देखो ये भी अभिकेंद्रीय बल है। पर ये किसके पदों में आ गया सर, ये हमारे पास आ गया अभी आवर्तकाल के पदों में। तो आप देख रहे हैं कि जो अभिकेंद्रीय त्वरण है, जो आपका अभिकेंद्रीय त्वरण है सर वो भी कितने स्टेप में सर, कितने फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं, 4 अलग अलग ग्रुप है। सबसे पहले हम लिखेंगे तो AC कितना आएगा सर v²/r। दूसरा AC हमारे पास आया ω² r। और तीसरा AC हमारे पास आया 4π² n² r। और सर चौथा जो AC आया सर वो कितना आया सर, वो आया 4π² n², सॉरी क्या था सर, वो था 4π² r/t²। तो सर ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण है, ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण है, ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण है और सर ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण। पर ये है वेग के पदों में, ये कोणीय वेग के पदों में, ये आवर्ती के पदों में, ये आवर्तकाल के पदों। ऐसे ही ये भी चारों ही अभिकेंद्रीय बल है। पर ये है वेग के पदों में, ये है कोणीय वेग के पदों में, ये है आवर्ती के पदों में और ये है आवर्तकाल के पदों में। अब देखो न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। न्यूमेरिकल हर बार एक ही टाइप क्वेश्चन आएगा। उसने बोला हर बार आपको ये कहा जाएगा कि सर अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करो, अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करो। पर अब अभिकेंद्रीय त्वरण कहां से ज्ञात करें। अभिकेंद्रीय त्वरण हम यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। ऐसे अभिकेंद्रीय बल भी 4 जगह से निकाल सकते हैं। तो सर कहां से निकालना है सर, वो तो आप पता है कहां से निकालेंगे। वो डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी वैल्यू गिवन है, हमें कौन से मान दिए गए हैं, हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है वो कौन सी है। गिवन वैल्यूज पर निर्धारित होगा, जो दिए गए मान है उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या काम करें, ठीक है। देखो अगर वो कहे कि पहला क्वेश्चन अगर वो वेग देगा, वेग और त्रिज्या देगा तो यहां से कर लेंगे, कोणीय वेग त्रिज्या देगा तो यहां से करेंगे, आवर्ती और त्रिज्या देगा तो यहां से करेंगे,
आवर्तकाल देगा तो यहां से करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखा, वेग कितना है 2 मीटर पर सेकंड है और रेडियस कितना है सर 1 मीटर है। अभी केंद्रीय त्वरण निकालेगा, कहां से निकालेंगे, तो अभी केंद्रीय त्वरण रेखीय वेग दे रखे तो जब देखो पहला सूत्र लगेगा mv²/r। तो क्या है सर v²/r। तो सर देखो पूरे मान v की वैल्यू कितनी है 2 ये कितना है 1, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया सर। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसने कहा कोणीय वेग दे रखे हैं। कोणीय वेग कितना है सर, ये है 2, ठीक है, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड ओमेगा दे दिया। और आर बोला सर कितना है 1 मीटर है। आर कितना है 1 मीटर है, बताइए सर। तो सर फिर एसी कैसे निकालेंगे सर, फिर निकालेंगे हम लोग एम कितना आएगा ओमेगा² इंटू आर। तो कितना आएगा सर, ओमेगा कितना है 2, ठीक है, का होल स्क्वायर और इंटू में कितना है 1, तो कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने देखा कि अभी केंद्रीय त्वरण यहां पर भी निकाला, अभी केंद्रीय त्वरण हमने यहां पर भी निकाला। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि उसने क्या देगा, रेडियस कितना है 1 मीटर और आवर्ती कितनी है सर, आवर्ती है 4, आवर्ती कितनी है 4। अब बताइए अभी तो अब हम एसी कहां से निकालेंगे सर, अब हम एसी यहां से निकालेंगे सर, किससे 4π² n² इंटू आर। तो ये आएगा 4π² n² इंटू में कौन है आर। तो देखो 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 का होल स्क्वायर और n कितना दिया इसमें 4 का स्क्वायर और इंटू में कितना है 1, इंटू में कितना है 1। तो आप वैल्यू निकालें। तो ये भी आपका अभी केंद्रित त्वरण है। तो अभी केंद्रित त्वरण हम यहां से भी निकाल पा रहे हैं, यहां से भी निकाल पा रहे हैं, यहां से भी निकाल पा रहे हैं। वो डिपेंड करता है, अगर वेग देगा तो यहां से निकाल, रेखीय वेग यहां से, कोणीय वेग तो यहां से, आवर्ती है तो यहां से, और आवर्तकाल है तो यहां से। ओके। अब अगर वो नेक्स्ट सेक्शन पे आए कि साहब अभी केंद्रीय बल भी निकालो, तो अभी केंद्रीय बल चाहे यहां पूछे, चाहे यहां करे बात, चाहे यहां करे, तो इन सारी वैल्यू के साथ में वो मास भी देगा। उसने बोला मास कितना है 5 किलोग्राम है, मास कितना है 5 किलोग्राम है। तो यहाँ भी क्या लिखिएगा, मास कितना है 5 किलोग्राम, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने अभी केंद्रीय त्वरण पता कर लिया तो अभी केंद्रीय त्वरण किससे मल्टीप्लाई करो, द्रव्यमान से। अभी केंद्रीय बल तो निकाल, अभी केंद्रीय त्वरण तो निकाल ही लिया, इसको सर केवल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी केंद्रीय त्वरण आ जाएगा। तो देखो यहाँ तो कितना आएगा, एफ से कितना आएगा सर MAC, तो m कितना है 5 और ये कितना है 4, तो ये आ गया 20 न्यूटन। कितना आ गया 20 न्यूटन। सर यहाँ निकालेंगे तो सर यहाँ देखो एफ से कितना आएगा सर, ये आएगा MAC, तो m कितना है 5 और AC कितना है 4, सर यहाँ पर भी 20 न्यूटन। सर यहाँ पे निकालो तो ये AC निकाल लिया, इसको किससे 5 से मल्टीप्लाई करो। तो अभी के लिए त्वरण जब आपने फाइंड आउट कर लिया तो सर बल तो इजी को ही निकाल सकते हैं, केवल किससे मल्टीप्लाई करो सर, मास और गिवन करेगा तो मास से मल्टीप्लाई करो। तो ये हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे किया आज। किसकी बात कर रहे थे हम लोग सर, ये हमने आज बात कर ली वर्ताकार पथ पर गति। और वर्ताकार पथ पर गति के दौरान देखा कि दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है, अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगता है। अपकेंद्रीय बल कितना होता है mv²/r होता है, पर ये वास्तविक नहीं होता है सर। ये वस्तु अपनी गति या अपने द्रव्यमान के कारण बाहर की ओर एक बल अनुभव करती है, उसी को हम अपकेंद्रीय बल बोल रहे हैं, पर वास्तव में वहां पे कोई बल नहीं होता। हम इसको केवल इमेजिंग या कल्पना करते हैं कि बाहर की ओर एक बल है। और ये भी बताया मैंने कि वर्ताकार पथ पर गति कब संभव होगी, जब बाहर की ओर लगने वाला बल अंदर की ओर लगने वाले बल के बराबर होगा। और फिर किसको सोल्व किया सर, अभिकेंद्रीय त्वरण को। क्या होता है सर, वर्ताकार पथ पर गति के दौरान वस्तु के केंद्र की ओर कार्यशील त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। इसे ए से डिनोट करते हैं। सूत्र कितना है, v²/r भी है, ओमेगा² भी है सर, आवर्ती पदों में भी है, आवर्तकाल के पदों में भी है। ठीक है, ऐसे सर अभिकेंद्रीय बल भी हमने पूरे अलग अलग फॉर्मूले निकाले और उस पर न्यूमेरिकल्स भी किस तरह के आते हैं वो डिस्कस किए। तो इस तरह से हमने 2 डायमेंशन मोशन कंप्लीट किया। तो पहले 1 डायमेंशन मोशन कंप्लीट किया था, न्यूटन के समीकरण उसको डेवलप करना, उनके इक्वेशंस। आज हमने किसको कंप्लीट किया, 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन में हमने पहले क्या पढ़ा, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, उसको पूरा अटेम्प्ट कर लिया। और सेकंड आज हमने ये बताया, ये तो शॉर्ट ही था सर, वर्ताकार पथ पर गति। सर ये भी किसका एग्जाम्पल है सर, ये भी द्विविमीय गति या 2 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें हम शुरू करेंगे न्यूटन्स के नियम। ठीक है, जैसे पहले हमने 1 डायमेंशन मोशन एक विमीय गति में क्या पढ़ा था सर, न्यूटन की गति के समीकरण। तो न्यूटन ने गति के 3 समीकरण हमें दिए थे। तो ऐसे ही आप ध्यान रखिए, न्यूटन ने हमें गति के 3 नियम भी दिए। तो नेक्स्ट चैप्टर उसी का है, न्यूटन के गति के समीकरण।
तीन समीकरण उसने दिए, न्यूटन गति का पहला समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण, सॉरी पहला नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।